हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य आपके सामने मैं भौतिक भूगोल या भूआकृतिक विज्ञान पार्ट 2 में आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें हमने 20 प्रश्नों को सम्मिलित किया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आगामी एग्जामों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जो नदियाँ प्रादेशिक ढाल के अनुरूप न होकर प्रतिकूल दिशा में तथा भौमितिक संरचना के आर पार प्रवाहित होती हैं तो उन्हें कौन सी सरिता कहते हैं। जो नदियाँ प्रादेशिक ढाल के अनुरूप न होकर प्रतिकूल दिशा में तथा भौमितिक संरचना के आर पार प्रवाहित होती हैं उन्हें कौन सी सरिता कहते हैं। ऑप्शन ए है अक्रमवर्ती सरिताएं, ऑप्शन बी है परवर्ती सरिताएं, ऑप्शन सी है नमानुवर्ती सरिताएं, ऑप्शन डी है प्रति अनुवर्ती सरिताएं। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए अक्रमवर्ती सरिताएं, जो प्रादेशिक ढाल के अनुरूप न होकर विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं और यह भौमितिक संरचना की आर पार भी प्रवाहित होती हैं, तो ऐसे सरिताओं को अक्रमवर्ती सरिता कहा जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक नदी के अपरदन द्वारा उत्पन्न स्थलाकृति नहीं है। ठीक है, नदी के अपरदन द्वारा उत्पन्न स्थलाकृति नहीं है। ऑप्शन ए है संरचनात्मक सोपान, ऑप्शन बी है नदी वेदिका, ऑप्शन सी है क्वेस्टा तथा शुकर कटक और ऑप्शन डी है लेविस। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी लेविस, जिसको तटबंध भी कहा जाता है, जो नदी के निक्षेप से द्वारा निर्मित होती है। ठीक है दोस्तों, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, चापाकार डेल्टा का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए नील नदी का डेल्टा, ऑप्शन बी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑप्शन सी ह्वांग-हो डेल्टा, ऑप्शन डी नाइजर डेल्टा। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए नील नदी का डेल्टा सबसे उत्तम चापाकार डेल्टा का उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, अगला देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कार्स्ट क्षेत्रों में अपरदन क्रिया के दौरान उत्पन्न आरीनुमा स्थलाकृति को किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है लेपिज, ऑप्शन बी है डोलाइन, ऑप्शन सी है युवाला और ऑप्शन डी है हम्स। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो दोस्तों वह ऑप्शन ए लेपिज, जो आरीनुमा देखने को मिलता है। यह कास्ट क्षेत्रों में मुख्य रूप से गली जलगति क्रिया के द्वारा उत्पन्न अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, शुष्क उष्ण कटिबंधीय भागों में तटीय भागों में सपाट निक्षेप जनित तटों को क्या कहते हैं। शुष्क उष्ण कटिबंधीय भागों में तटीय भागों में सपाट निक्षेप जनित तटों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सभखा, ऑप्शन बी है जियो, ऑप्शन सी है स्प्रिट और ऑप्शन डी है लूप। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए सभखा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको सभखा कहा जाता है। छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सरिता जीवन का पूर्ण चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है।
बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी पूछा भी जा चुका है बहुत जगह, बहुत सारी परीक्षाओं में। ऑप्शन ए है एन स्ट्रालर, ऑप्शन बी है हार्टन, ऑप्शन सी है डेविस और ऑप्शन सी है डेविस और ऑप्शन डी है वाल्टर फ्रैंक। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, डेविस ने पूर्ण सरिता जीवन का पूर्ण चक्र का प्रतिपादन किया है। ठीक है, 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है कि अत्यधिक तापमान के कारण गुंबदनुमा आग्नेय शैलों की ऊपरी एवं निचली परतों में विभिन्न दरों से फैलाव एवं संकुचन होने से चट्टानों से पतले पतले छिलके उतरने की क्रिया को क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, अगर आप सही से पढ़े होंगे तभी इस प्रश्न को कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन ए है अपदलन, ऑप्शन बी है कैम्बरिंग, ऑप्शन सी है ब्लॉक विघटन और ऑप्शन डी है फ्लैकिंग। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी फ्लैकिंग, मगर हमको जहाँ तक उम्मीद है आप इसका उत्तर अपदलन मान रहे होंगे, जिसको इंग्लिश में एक्सफोलेशन या ऑनियन वेदरिंग कहा जाता है। ठीक है, मगर वो नहीं है, यह फ्लैकिंग है। उसमें क्या होता है, उसमें तापमान होता है और प्रेशर, ठीक है, प्रेशर दोनों होता है उसमें, तापमान और प्रेशर दोनों होता है, जबकि इसमें सिर्फ तापमान है। ठीक है, ठीक है, तापमान के कारण होता है। जब उसमें क्या होता है कि जब ऊपर की चट्टानें जब हट जाती हैं तो नीचे के जो चट्टानें होती हैं वो भार मुक्त हो जाती हैं, जिसके कारण वह तापमान के कारण छिलके परत दर परत वहाँ पे चट्टानें जो होती हैं उखड़ने लगती हैं, जिसको कहा जाता है ऑनियन वेदरिंग, जबकि इसमें तापमान प्रमुख रूप से है। ठीक है, और जो विभिन्न दरों से मुख्य रूप से फैलाव और सिकुड़न के कारण ये होता है, न कि सिर्फ तापमान के कारण। ठीक है, उसमें तापमान और दबाव दोनों, सिर्फ इसमें तापमान है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 8वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस प्रकार के जलवायु में सभी प्रकार के अपक्षय प्रायः नगण्य होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, नगण्य का अर्थ होता नहीं होते हैं। ऑप्शन ए है उष्ण आर्द्र जलवायु में, ऑप्शन बी है शीत जलवायु में, ऑप्शन डी है मानसूनी जलवायु में, ऑप्शन सी है मानसूनी जलवायु में और ऑप्शन डी है शुष्क जलवायु में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, शीत जलवायु में जो अपक्षय है प्रायण और नगण्य होते हैं, न के बराबर होते हैं। ठीक है, 9वां प्रश्न देखते हैं। और सबसे ज़्यादा अपक्षय जो होता है वह उष्ण आर्द्र प्रदेशों में होता है। ठीक है, उसके बाद मानसूनी प्रदेशों में, उसके बाद शुष्क प्रदेशों में, उसके बाद शीत प्रदेशों में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, शीत प्रदेशों में ना के बराबर होता है। 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कुरब्रम महोदय ने भूसंनतियों के किनारे पर निर्मित समानांतर सीमांत श्रेणियों को क्या नाम दिया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये बार बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन है रेंडकेटन, ऑप्शन बी है अग्रदेश, ऑप्शन सी है क्रेटोजेन और ऑप्शन डी है लिप्टोजेनेसिस। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी क्रिप्टोजेनस, क्रिप्टोजेन कहा जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 10वां प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न देखने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल RK Geo World 0.2 से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए अपनी तैयारी के लिए, जिसपे हम भूगोल से संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, जिसमें नेट, JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर, TGT, PGT, GIC, GDC आदि की परीक्षाएं हम कराते हैं और निःशुल्क कराते हैं। आपसे कोई सुविधा नहीं लिया जा रहा है, अपने हम यूट्यूब के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार के
मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है। और हम टेस्ट सीरीज भी 20-20 प्रश्नों का करा रहे हैं। इससे पहले हम अपनी यूट्यूब चैनल पे 30 टेस्ट सीरीज 20-20 प्रश्नों को हमने उपलब्ध करा दी है, तो आप जाके वहाँ पर ज़रूर देखें, ठीक दोस्तों। और जिसमें बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन है, आप एक बार ज़रूर देखें, ठीक है दोस्तों। एक बार ज़रूर देखें आप कि मेरे प्रश्न का जो लेवल कैसा है। जिस तरह से नेट में पूछा जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जाता है, या जीडीसी या जीआईसी में पूछा जाता है, उस तरह के प्रश्नों का लेवल हमारे मुख्य रूप से टेस्ट सीरीज में है, ठीक है। एक बार ज़रूर देखें। 10वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस विद्वान ने प्रथम पेंजिया की संकल्पना का प्रतिपादन किया है। प्रथम पेंजिया की बात कर रहा है दोस्तों, ध्यान देना इस शब्द को। ऑप्शन ए है स्वेस, ऑप्शन बी है वेगनर, ऑप्शन सी है वैलेंटाइन एवं मूर्स, और ऑप्शन डी है मूर्स एवं मैथन। तो दोस्तों जो प्रथम पेंजिया की संकल्पना दिया गया है वह वैलेंटाइन एवं मूर्स के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। द्वितीय पेंजिया की संकल्पना वेगनर के द्वारा दिया गया है, ठीक है, 1912 में, ठीक है। अगला देखते हैं। जो प्रथम पेंजिया था दोस्तों वह लगभग में 6 से 7 बिलियन वर्ष पूर्व था, ठीक है। 6 से 7 बिलियन वर्ष, 600 से 700 बिलियन वर्ष पूर्व था, तो आपको ध्यान रखना है। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अनस्टेबल अर्थ नामक पुस्तक किस विद्वान का है। ये बहुत बार पूछा भी गया है। ऑप्शन ए है जेफरीज, ऑप्शन बी है डेली, ऑप्शन सी है होम्स, और ऑप्शन डी है स्टीयर्स। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी स्टीयर्स ने दिया था यह पुस्तक, ठीक है, लिखा था। 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पश्चिमी अफ्रीका का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है, ठीक है। पश्चिमी अफ्रीका का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है। ऑप्शन ए है किलिमंजारो, ऑप्शन बी है एल्गन, ऑप्शन सी है रंगवी, और ऑप्शन डी है कैमरून। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी कैमरून, जो है पश्चिमी अफ्रीका का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है, ठीक है। 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, बलार्ड की स्टोन संकल्पना किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए है भूकंप, ऑप्शन बी है भ्रंश घाटी, ऑप्शन सी है ज्वालामुखी, और ऑप्शन डी है बलन। तो बलार्ड की जो की स्टोन की संकल्पना है वह भ्रंश घाटी की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी भ्रंश घाटी की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। 14वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 14वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यह किस विद्वान का मत है कि ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व। ऑप्शन ए है प्राट, ऑप्शन बी है एयरी, ऑप्शन सी है बॉबी, और ऑप्शन डी है हिचस्कैनन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए प्राट ने कहा था। प्राट ने कहा था कि जितना ऊंचा स्तंभ होगा उतना कम घनत्व होगा, और जितना ज़्यादा नीचा स्तंभ होगा उतना अधिक घनत्व देखने को मिलेगा, ठीक है। यह भू संतुलन के संदर्भ में दिया था, ठीक है। अगला देखते हैं 15वां प्रश्न। संतुलन शब्द का प्रयोग 1889 में सर्वप्रथम किस विद्वान ने दिया था। ऑप्शन ए है जेम्स हटन, ऑप्शन बी है जोली, ऑप्शन सी है डटन, और ऑप्शन डी है प्राट। तो दोस्तों सर्वप्रथम जो भू संतुलन शब्द का प्रयोग किया गया था 1889 में, वो किया गया था डटन महोदय के द्वारा, ऑप्शन सी, जो अमेरिकन भूगर्भ शास्त्री थे, ठीक है, भूगर्भ शास्त्री थे अमेरिका के, ठीक है। अगला देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न से कौन सा एक कथन सही नहीं है, ठीक है दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, देख लेते हैं चारों कथन को। जिस जगह से भूकंप का कंपन होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं, ये सही है।
वी कह रहा है प्राथमिक तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, ये भी सही है, साउंड वेव की तरह होती है प्राथमिक तरंगे। सी कह रहा है द्वितीयक तरंगे पदार्थों के तीनों अवस्थाओं से गुजर सकती हैं, ये ही आपका सुमेलित नहीं है। सी तीनों अवस्थाओं से नहीं गुजर सकती, ये तरल अवस्था से नहीं गुजर सकती है। डी कह रहा धरातली तरंगे सबसे विनाशकारी होती, ये सही सुमेलित है, जबकि आपका सी सुमेलित नहीं है। 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यह किस भूगोल वेत्ता का कथन है कि विशेष प्रकार की जलवायु में विशेष प्रकार के स्थल रूप निर्मित होते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड लेवल का है। ऑप्शन ए है पेल्टियर, ऑप्शन बी है एन स्ट्रालर, ऑप्शन सी है थॉमस एवं पुग, और ऑप्शन डी है सायर या कालसावर भी कह सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन डी, कालसावर ने या सायर ने 1925 में यह मुख्य कॉन्सेप्ट दिया था कि विशेष प्रकार के जलवायु में विशेष प्रकार का स्थल रूप निर्मित होते। ठीक है, 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, वाल्टर पेंक द्वारा निम्न से कौन सी संकल्पना का प्रतिपादन नहीं किया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है। ऑप्शन ए है वाचुंस जैन की संकल्पना, वाचुन जैन की संकल्पना, ऑप्शन बी है ड्रम की संकल्पना, ऑप्शन सी हाल्डेन हैंग की संकल्पना, और ऑप्शन डी है ग्रेड की संकल्पना। तो दोस्तों जो आपका डी है ग्रेड की संकल्पना, ये है वाल्टर पेंक के द्वारा नहीं किया है, ये है दिया गया है डेविस के द्वारा, विलियम मॉरिस डेविस के द्वारा ग्रेड की संकल्पना दिया गया है। मगर सर्वप्रथम ग्रेड शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से आपका गिलबर्ट महोदय ने दिया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध ग्रांड कैनियन का निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है। ग्रांड कैनियन का निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए है कोलोराडो नदी, ऑप्शन बी है मिसौरी नदी, ऑप्शन सी है मिसिसिपी नदी, और ऑप्शन डी है स्नैक नदी। ये जितने भी नदियाँ हैं ये अमेरिका के हैं, और ग्रांड कैनियन भी आपका अमेरिका में ही स्थित है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए कोलोराडो नदी द्वारा, कोलोराडो के पठार पर इसका निर्माण किया गया। विश्व की सबसे बड़ी कैनियन है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, और ये 2वां भाग भौतिक भूगोल या भूआकृतिक विज्ञान का दूसरा पार्ट का 20वां प्रश्न, जो आखिरी प्रश्न है इस पार्ट का, उसको देख लेते हैं। निम्न से कौन सी एक स्थलाकृति परिहिमानी क्षेत्र की स्थलाकृति नहीं है। बहुत ही अच्छा ये भी प्रश्न है। निम्न से कौन सी स्थलाकृति परिहिमानी क्षेत्र की स्थलाकृति नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन सभी क्षेत्रों में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा ये जीएसई और जीडीसी में पूछा जा रहा है इस तरह के प्रश्नों को, तो उसी के आधार पर हम यहाँ कुछ प्रश्न लाए हैं। ऑप्शन है पल्सा, ऑप्शन बी है गिरिका, ऑप्शन सी है पैटर्न्ड भूतल, और ऑप्शन डी है हम्स। तो दोस्तों इसमें जो परिहिमानी क्षेत्र की स्थलाकृति नहीं है वो है हम्स। दोस्तों इससे पहले हमने कराया था हम्स, आप ध्यान दिए होंगे तो वहाँ पर पकड़ लेंगे आप। जो हम्स है दोस्तों ये कास्ट स्थलाकृति का मुख्य रूप से स्थलाकृति है। ठीक है, कास्ट क्षेत्र की स्थलाकृति है, न कि आपका परिहिमानी क्षेत्र की। तो दोस्तों ये रहा आपका पार्ट 2 भूआकृतिक विज्ञान या भौतिक विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी या फिजिकल ज्योग्राफी का। यह पार्ट 2 था जिसमें हमने 20 प्रश्नों को सम्मिलित किया था। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न थे। तीसरा जो आपका पार्ट है जल्द में लाऊंगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल RK Geo World 0.2 से अगर नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए दोस्तों, और निरंतर तैयारी करें। हम आपका इसी तरह से टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। आप निरंतर जुड़े रहें हमसे। ठीक दोस्तों, और जितने भी वीडियो हैं उसको एक बार देख लेंगे अच्छे से, तो पक्का आप बड़े बड़े एग्जामों को आप क्रैक कर जाएंगे, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे प्रश्न लाते हैं जो आपके एग्जामों के लिए ही विशेष रूप से हो। ठीक है दोस्तों, तो आज की बस इतना ही। धन्यवाद।